हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इस शेयर में किया क्या जाए। शायद ये क्वेश्चन कई सारे इन्वेस्टर्स के माइंडसेट में होगा, क्योंकि अब बहुत सारे इन्वेस्टर ने हो सकता है कि 1200 1300 के ऊपर ही इस शेयर को पिक किया हो। सो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ों का एनालिसिस करेंगे। एक तो टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, चार्ट के ऊपर स्टडी करेंगे। सेकंड रहेगा फंडामेंटल एनालिसिस, और थर्ड रहेगा जो इनके एमडी और सीईओ थे अशोक सुता जी, तो इनका वाला स्टेटमेंट भी हम लोग देखेंगे, जिसके थ्रू हमें फेयर आइडिया आ जाएगा कि आगे क्या करना है। शेयर ने जो अपने ऑल टाइम हाई लेवल अचीव किए थे वो थे 1580 रुपीज़ के, और करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो 1047 रुपीज़ का है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ये फॉल कैलकुलेट करें तो ये फॉल निकल के आता है 34% का। रिसेंट में बहुत सारे कंपनीज में ऑलमोस्ट 20 से लेकर 30% का करेक्शन हुआ है, तो ये भी उस एक करेक्शन का पार्ट है। साथ में ये जो करेक्शंस आया है उसके पीछे का रीजन है Q3 के रिजल्ट्स। तो Q3 के रिजल्ट्स कैसे रहे उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके स्टडी के बिना ये वाला एनालिसिस इनकम्प्लीट रहेगा। फिलहाल अगर इसका सपोर्ट देखें तो ये देखिए 200 डे का जो मूविंग एवरेज है वहाँ से तो इसने एक बार सपोर्ट लिया है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया हुआ है, और गोइंग फॉरवर्ड मुझे जो लगता है कि यहाँ पे क्वाइट पॉसिबल है कि इस तरीके का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, और फिर Q4 के अर्निंग्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पे मूवमेंट आने का चांसेस रहेगा। अभी इसको सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है उसको भी एक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला तो ये 1000 के ऊपर इसको सपोर्ट मिला है। ठीक है, और 1000 के ऊपर ही या फिर 900 के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम पिक किया गया था। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा जो वॉल्यूम पिक किया गया था तो वो ऑलमोस्ट 1000 के लेवल के आसपास ही था। तो यहाँ से हो सकता है कि ये वाला जो है मतलब फॉल वगैरह थोड़ा बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, लेकिन इनकेस अगर आता है तो 900 से लेके 1000 बस ये लेवल्स के बीच में ही ये रहेगा। इससे नीचे मुझे नहीं लगता ये जाएगा करके। ठीक है, तो इसके बीच में आपको एक्यूमुलेट करना है तो फ्रेशली आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। किसी ने एवरेज नहीं किया है तो चाहे तो आप एवरेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी, यानी आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं बढ़ना चाहिए, उसका भी एक आपको केयर करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो लेवल दिखाई दे रहे हैं 900 से लेकर 1000 के बीच के, ये काफ़ी प्रॉमिसिंग फिगर है इसके लिए। ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ, अभी आपको पता चलेगा। फिलहाल ये अभी बेरिश ट्रेंड में, और आगे में ये कंसोलिडेट करने के चांसेस ज़्यादा ऐसे मुझे लग रहा है। करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंगली जो पी मल्टीपल कैलकुलेट होकर आ रहा है वो 91 का है। कुछ दिनों पहले यही वाला चल रहा था 120 से लेकर 140। सो ये जो प्रीमियम वैल्यूएशन दिया था, ये प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट अभी इससे ले रहा है। क्यों ले रहा है उसका अभी हम लोग रीजन जानते हैं। जो मार्केट है वो दो चीज़ों के ऊपर बेट करता है, एक तो कंपनी और कंपनी का बिजनेस, और सेकंड है उसकी अर्निंग्स। ठीक है, दोनों भी चीज़ें जब सही रहती है तब उसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिल जाता है। अर्निंग्स के ऊपर ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन किया जाता है, मैनेजमेंट भी सही चाहिए। उसके साथ साथ अगर अर्निंग्स के ऊपर ज़्यादातर फोकस रहेगा मैनेजमेंट का, तो शेयर प्राइस में अच्छा खासा जंप दिखाई देता है। सो करंटली यहाँ पे जो Q3 की अर्निंग्स आई थी, ठीक है, तो लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो ये देखिए यहाँ पे सेल्स की इसमें काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है। अगर परसेंटेज वाइज अगर देखें तो लगभग 47% की जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। बहुत बढ़िया जंप है मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, किसमें, रिवेन्यू के टर्म में। लेकिन जब हम इसको प्रॉफिट में अगर कन्वर्ट करें तो प्रॉफिट में ये जंप थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देती है। 42.9 से अगर यहाँ पे देखें 49, सो लगभग यहाँ पे 4 और 8 अब मान सकते हैं कि 16 से लेके 18% के आसपास की जंप है। ठीक है, सो सेल्स में 47% की जंप है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में 16 से लेके 18% की। तो ये जो कैलकुलेशन है ये मार्केट को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा है। अभी ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए ओपीएम जो है ना वो 27% से ड्रॉप होकर हुआ है 24, यानी कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं। एक्सपेंसेस बढ़ने की वजह से यहाँ पे जो ओपीएम 3% डाउन हुआ है उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ अदर इनकम देखें तो अदर इनकम लास्ट ईयर के क्वार्टर के साथ अलाइंड है, तो इससे कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ है। थर्ड अगर देखें डिप्रिसिएशन, तो इसमें भी 2-3 करोड़ का डिफरेंस आया है। तो ये तो मतलब डिप्रिसिएशन का जो वैल्यू है जनरली ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है, तो इसको भी हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ अगर देखें हम लोग तो टैक्स में भी जो है ना वो 21% से लेकर 25% ज़्यादा देना पड़ा है। ठीक है, कंपेयर टू द लास्ट ईयर के क्वार्टर के कंपैरिजन में। सो जो डायनेमिक चीज़ें थी, एक तो था ओपीएम और दूसरा था टैक्स परसेंटेज। ठीक है, अभी गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो टैक्स परसेंटेज जो है वो लगभग इसी रेंज में रहने के चांसेस है। ओके, रिवेन्यूज बढ़ रहा है, अगर कंपनी इफिशिएंटली काम करते तो ये ओपीएम बढ़ने का चांसेस रहेगा। 25-26 आ सकता है, या फिर 24 के रेंज में भी रह सकता है। तो ये जो मार्च वाला क्वार्टर रहेगा ना, इसके कंपैरिजन में ये यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं 25 का ओपीएम था। हो सकता है आगे क्वार्टर में 25 का सेम आ जाए, और बाकी की चीज़ें सभी जो चीज़ें वो अलाइन रहे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी टैक्स भी जो है 27% दिया था। तो मुझे ऐसे लगता है कि लास्ट अभी जो मार्च वाला क्वार्टर या कमिंग क्वार्टर रहेगा ना, इसके कंपैरिजन में हमें अच्छा खासा जंप दिखाई दे सकता है। ठीक है, सो ये लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे रिवेन्यू 47 बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा था, लेकिन आने वाले क्वार्टर में ये बढ़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे कमिंग क्वार्टर में हमें रिजल्ट्स अच्छे खासे आने के चांसेस है, ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया है। तो ये जो रिवेन्यूज डाउन हुए इस क्वार्टर में, इसकी वजह से इसका जो प्रीमियम वैल्यूएशन है वो नीचे लिया गया है।
अभी अगर हम लोग इसकी बात करें, जो इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिला था, तो उसके लिए मुझे स्टैंड अलोन नंबर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैंड अलोन नंबर में अगर मैं जाता हूँ, जो यहाँ पे अगर आप चेक कर सकते हैं, 2019 में ये लॉस मेकिंग से कंपनी 4 करोड़ कमा रही थी, फिर उसके बाद 73 और 162 अगर देखें तो ये तो ऑलमोस्ट बोल सकते कि 18 टाइम्स के आसपास जंप था 1920 के कंपैरिजन में। 2021 के कंपैरिजन में भी अगर देखें तो मोर देन 100% कंपनी ग्रो हुई थी। तो जब इस तरीके का जंप मिलता है, यानी कंपनी 100% से ग्रो हो रही है, तो क्वाइट पॉसिबल है कि इसका वाला पी जो है ना, ये मोर देन 100 चला जाए, जो कि एक्चुअली हुआ था। इसका पी जो ट्रेड कर रहा था 120 140, और मुझे पता है कि मतलब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने ऑलरेडी काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे इसको लिया था, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल वगैरह अच्छा लगा था और साथ ही में कंपनी ने प्रॉफिट्स वगैरह अच्छे किए थे, लेकिन थोड़े से लेट हो गए थे। क्यों? क्योंकि इसको पिक अर्ली करना था। इंस्टीट्यूशनल ने अर्ली पिक किया और जब इसका हायर वैल्यूएशन हो गया तब सेल किया है, ठीक है। सो इसके वजह से इसको हायर पी मल्टीपल मिल रहा था। अभी जो कि ये प्रॉफिट्स जो है वो लगभग 20% या 18% इस तरीके के रेंज में अभी बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से इसका वैल्यूएशन तो छीना जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कमिंग क्वार्टर्स में रिजल्ट अच्छे आने के बाद 80 से लेकर 90 या 100 के मेंटेन हो सकते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्ग टाइम ये मेंटेन होना पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत कम आने के चांसेस है। 80 का वैल्यूएशन, 80-70 का आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में मिल सकता है करके। ऐसे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कंपनी ज़्यादातर फोकस करते हैं डिजिटल सर्विसेज पे, और डिजिटल सर्विसेज में इंडिया में नंबर 1 प्लेयर है। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इसका वैल्यूएशन 80 मिल सकता है। लेकिन अदर जो IT जायंट्स है, अगर उनका भी अगर जो कंट्रीब्यूशन है डिजिटल वाला अगर वो बढ़ जाता है, तो हो सकता है कि इसका वैल्यूएशन और थोड़ा कम हो जाए। तो ये आपको थोड़ा सा एक माइंड में रखना चाहिए, ठीक है। अभी जो दिसंबर 2020 में मैं बोल रहा था कि FI का 7.5 का स्टेक था, DI का 6.37 का, तो यहाँ पे ये रिड्यूस होता हुआ हमें दोनों भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। सो ये क्यों हुआ है? क्योंकि इनको पता है कि जो 100% से कंपनी बड़ी है वो अभी कमिंग क्वार्टर्स में नहीं बढ़ पाएगी। नाउ आई होप आपको ये रीज़न समझ में आया होगा कि इसका जो पी मल्टीपल है वो कम क्यों हुआ है और किस तरीके के रिजल्ट्स वगैरह आने वाले टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का ROE और ROC फिगर अच्छा है। कमिंग क्वार्टर्स में जो है कंपनी का डेफिनेटली Q4 का अर्निंग्स अच्छा आएगा। कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस भी किए, रिसेंट एक्विजिशंस, उनका भी जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो कंट्रीब्यूट तो हो रहा है, लेकिन कंपनी को जो है वो जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो भी 3 ईयर्स में पे करना पड़ रहा है, तो वो भी कुछ तरीके से मैटर करता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसे लगता है कि एक तरीके से ये वाले जो 2 या 3 साल के बाद इसके वाले जो नंबर्स है ना, वो स्टेबल आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और हेल्दी ग्रोथ हमें मिलती रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इसमें बेट किया जा सकता है। कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमाती है उसका 70 से लेकर 80% पार्ट जो है ना, वो लगभग फ्री कैश फ्लो में कन्वर्ट होता है। यानी यहाँ से कंपनी कुछ भी चाहे तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी वगैरह देख सकती है और उसके अकॉर्डिंगली एक्विजिशन कर सकती है। तो क्वाइट पॉसिबल है कि इनको एक्विजिशन करने का या फिर ग्रो करने का पेस जो रहेगा इस कंपनी का काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो डेफिनेटली आप अगर इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली इसमें कंटिन्यू करना चाहिए और मुझे लगता है कि कमिंग ईयर्स में ये कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ देगी। अभी रही बात EMD साहब की, ठीक है, जो अशोक सुता जी है, तो इनका क्या कहना है, ठीक है। तो इनका जो इंटरव्यू मैंने देखा है, इन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की है। जैसे इनका वाला बिजनेस में तो इनको अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड्स को इन्होंने जो टारगेट दिया है, जैसे रिवेन्यू के टर्म में, ठीक है, रिवेन्यू में अगर कंपनी लेट से 20-25% बढ़ती है तो प्रॉफिट में वो 30-35% इतना ग्रोथ निकाल सकती है, ठीक है। सो अशोक सुता साहब जी ने क्या कहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड उनको उनके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट फॉर अ डिकेड, यानी 10 साल के लिए तो भी एटलीस्ट 25% से ग्रो करना चाहिए, ठीक है। यानी रिवेन्यू जो है इनके वाले 25% से ग्रो होनी चाहिए। तो एक काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है, क्योंकि रिवेन्यू अगर 25% से बढ़ते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इनके प्रॉफिट जो है 30-35% से ग्रो हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी ऑलरेडी मल्टी बेगर रिटर्न्स देगा आने वाले टाइम पे, ये आप याद रखिए। इन केस में एटलीस्ट फॉर अ डिकेड बोल रहे हैं तो 10 साल के लिए भी अगर ये मेंटेन करता है ना, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ से बन के निकल के आता है। मान लीजिए उसके आगे में भी अगर कंटिन्यू होता है इसी टाइप का ग्रोथ, या 20 भी कंसीडर करते हैं ना, ये 20 के नीचे अगर ये फिगर नहीं जाता है तो उस टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि एक काफ़ी बढ़िया फिगर रहेगा और काफ़ी अच्छी रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किया है, तो अशोक सुता साहब जी जो है वो ऑलमोस्ट अभी 80 के एज के हो गए, ठीक है। सो इनका वाला जो स्टेक ये डाइल्यूट करेंगे, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूशन को देंगे, तो उसके बाद ये कंपनी इंस्टीट्यूशन सॉरी मुझे लग रहा है किसी ट्रस्ट को देंगे। सो उसके बाद किस तरीके की कंपनी चल सकती है, तो इन्होंने ऑलरेडी जो है एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मॉडल निकाला है, जहाँ पे ये जो 3 से लेकर 4 जो भी इनके वाले अलग अलग डिवीजन के जो CEO है, ठीक है, वो एक तरीके से चेंज होते रहेंगे एवरी ईयर, और वो
पूरा मतलब कंपनी का जो है वो बिजनेस संभालने की कोशिश करेंगे। सो एक तरीके का ये इंटर कनेक्शन वाला मॉडल है जो कि इनके हिसाब से ये परफेक्टली काम कर रहा है इनके लिए, और जिन्होंने अच्छा खासा अभी ग्रोथ डिलीवर किया है। आने वाले 3-4 सालों में पता चलेगा ही, अगर इसी तरीके का ग्रोथ रहा तो हो सकता है कि ये मॉडल भी अच्छे तरीके से काम करे, और अशोक सुता साहब जी अगर बोर्ड पे नहीं भी रहे तो भी कंपनी अच्छे खासे परसेंटेज से ये ग्रोथ दे सकती है। सो आई होप ये वाला एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ पॉइंट्स छूट गया है या फिर कुछ डाउट्स अगर आपके माइंड में अभी भी है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।